जी। सो अभी तक हमने लास्ट क्लास में क्या किया था रिटायरमेंट बेनिफिट्स में? हम लोगों ने क्या सिर्फ पीएफ कवर किया है? पीएफ एंड पीपीएफ, राइट? एंड ग्रेच्युटी। पीएफ, पीपीएफ एंड ग्रेच्युटी, दीज आर द थ्री थिंग्स वी हैव कवर्ड, राइट? यस मैम। ओके, परफेक्ट। अभी हमने मेडिकल फैसिलिटी वगैरह कर लिया, जो एम्प्लॉयज का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता है या कुछ भी कराया जाता है, वो हमने कर लिया। मेडिकल फैसिलिटी जो देते हैं परक्यूजिस्ट में वही है ना, सेक्शन 17 में। हाँ जी, हाँ जी। मेडिकल फैसिलिटी जो मिलती है वो हमने किया है, आई थिंक नहीं किया हमने। नो मैम। हाँ, तो एक बार मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? हाउ व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ दिस मेडिकल फैसिलिटी व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू एवरीवन ऑफ यू, राइट? ये जो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है वो आपका ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता है, बहुत सारी कंपनीज कराती हैं इंश्योरेंस वगैरह। सो व्हाट शुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इट, फॉलोड बाय कुछ कंपनीज आपको एडवांस भी देती है लाइक लोन अमाउंट और समथिंग, राइट? सो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और लीव सैलरी एनकैशमेंट। सो दीज आर द थ्री टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर टुडे स्पेसिफिकली। एंड अगर टाइम बचता है तो ऑब्वियसली वी विल बी डूइंग मेनी मोर, आई वुड से, लेट्स से दिवाली पे जो आपको गिफ्ट मिलता है उसका क्या ट्रीटमेंट एंड ऑल, ये सब कवर करके वी विल कंक्लूड आवर सैलरी चैप्टर टुडे। ओके, बिकॉज इतना ही बचा है हमारा सैलरी चैप्टर। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड if somehow any queries still persist, then obviously we would look after that. But yes, this is something which we are going to cover today. So as I said, हम लोग बेसिकली हम लोग आज के टॉपिक में जो हमारा फ्लो ऑफ डिस्कशन होगा, लेट मी राइट डाउन एज वेल अदरवाइज आई विल फॉरगेट क्या क्या करना है। वन इज योर मेडिकल फैसिलिटी, दिस इज बीइंग पार्ट ऑफ योर परक्विजिट। ये मेरा परक्विजिट होता है। गिफ्ट इज ऑल्सो, जो आपको दिवाली गिफ्ट एक्सेट्रा मिलते हैं, दिस इज ऑल्सो परक्विजिट। एक आपको लोन, कुछ एडवांस एक्सेट्रा मिलता है, ये हमने कवर कर लिया, लोन एडवांस। 20,000 ऊपर से ऊपर मिला तो आई थिंक ये भी नहीं कवर हुआ। No, ma'am. These topics are not covered. ये हमने नहीं कवर किया। और लीव सैलरी एनकैशमेंट भी हमने नहीं कवर किया है। तो ये हम कवर करेंगे, ये मेरा रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। This is part of my retirement benefit. Okay. So this is something which we are going to cover today. These are the 4 topics we are going to cover today. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विद आवर मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी से पहले हम गिफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज गिफ्ट इज वेरी 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? सो परक्विजिट्स मेरा, अगर मैं परक्विजिट्स के बारे में बात करूं तो परक्विजिट्स बेसिकली एज आई टोल्ड यू इट इज माय एक्स्ट्रा बेनिफिट। एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, राइट? And this extra benefit can either be in the monetary form or non-monetary form. तो या तो monetary form में हो सकता है या non-monetary form में हो सकता है, ठीक है? या non-monetary form में हो सकता है, ठीक है? So perquisites is basically my extra benefit, and this extra benefit can either be in the monetary form or non-monetary form. Now अगर मैं गिफ्ट्स के बारे में बात करूं, दिवाली पे गिफ्ट्स मिलते हैं, राइट? तो ये जो दिवाली पे गिफ्ट्स मिलते हैं, तो ये भी तो बेनिफिट ही है एम्प्लॉय का। अगर मैंने आपको दिवाली पे डिनर सेट गिफ्ट करा, आपका बेनिफिट हुआ, डिनर सेट की वजह से नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हुआ, राइट? मैंने आपको लेट्स से कुछ लोगों ने ब्लूटूथ गिफ्ट करा, कुछ ने कुछ कोई और चीज गिफ्ट करी। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो आपको गिफ्ट मिलते हैं दिवाली पे, दैट शुड आल्सो बी टैक्सेबल। कुछ आपने न्यूज सुनी होगी कि एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज को कार्स गिफ्ट करी, कार। एंड लेटेस्ट मैंने सुना था कि एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज को घर गिफ्ट करा। कोई गुजरात का बंदा है, वो हमेशा घर या कार ऐसे गिफ्ट करता है। सुना है आप लोगों ने ऐसी न्यूज? Yes, ma'am. Diamond businessman का. हाँ, तो अगर कोई पर्सन ये सब चीजें गिफ्ट कर रहा है तो ये तो बेनिफिट हुआ आपका, एंड इट शुड बी टैक्सेबल। अब अगर मैं आईटी कंपनीज के बारे में बात करूं, ठीक है? अगर मैं आईटी कंपनीज के बारे में बात करूं, आईटी कंपनीज क्या करती हैं?
एनिवर्सरी हो गई, बर्थडे हो गया, तो वो बेसिकली अमेज़न के वाउचर दे देती हैं, अमेज़न या किसी और चीज़ के वाउचर। तो वो भी तो गिफ्ट ही है, बेनिफिट ही है, राइट? So all these benefits should be taxable? The answer is yes, it is taxable. Okay, to be very honest, all this is taxable. But it is taxable only when, देखो गिफ्ट्स अगर आपको कैश में मिला तब तो टैक्सेबल है। गिफ्ट्स जो होते हैं आपको या तो कैश में मिलेंगे तब तो टैक्सेबल है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको शगुन का लिफाफा दे दिया। जैसे मेरे एक आई आई वाज वर्क जब मैं सीए बनी थी, सो आई आई इनिशियली मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया और उस ऑर्गेनाइजेशन में आईटी कंपनी थी, एज अ मैनेजर आई वाज वर्किंग देयर। ओके, एंड उस ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट दे यूज्ड टू डू कि अगर आपका कोई शादी हुई है तो शादी पे वो 50-100 रुपीज का कैश आपके अकाउंट में डाल देते थे, सैलरी के साथ 50-100 रुपीज आते थे। वो 5100 बेसिकली शादी का शगुन था, ठीक है? सो गिफ्ट्स इन कैश हो गया, ठीक है? ये जो गिफ्ट्स इन कैश है ये मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। बट कुछ लोग गिफ्ट्स इन काइंड देते हैं। ये गिफ्ट्स तो दिए बट काइंड में दिए, मतलब जैसे डिनर सेट हो गया, दिवाली पे गिफ्ट दे दिया एंड ऑल। दिस इज टैक्सेबल बट if the gift value exceeds 5000 rupees, so it is exempt if gift value is up to 5000 rupees and taxable if gift value exceeds 5000 rupees. ठीक है? If taxable if gift value exceeds 5000 rupees. Okay? So it is exempt if gift value is up to 5000 rupees and taxable if gift value exceeds 5000 rupees. So that means suppose करो मैंने आपको एक डिनर सेट दिया as an employer. Let's say 6000 रुपए का है। तो होल मतलब पूरा का पूरा 6000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। Now you will say we should tax 1000 only. No, the whole amount would be taxable if the gift value exceeds 5000 rupees. Are you getting my point? Is that clear to every one of you? Yes, ma'am. Okay, perfect. Now I am starting with our medical facility. Now when it comes to medical facility ना, when it comes to medical facility आपका जो employer है वो आपको दो जगह आपका ट्रीटमेंट करवा सकता है, ठीक है? One, तो आपका जो एम्प्लॉयर है मेडिकल फैसिलिटी के लिए आपका दो जगह ट्रीटमेंट करा सकता है। वन इज योर ट्रीटमेंट इन इंडिया एंड सेकंड इज योर ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है? वन इज योर ट्रीटमेंट इन इंडिया एंड सेकंड इज योर ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। अब ट्रीटमेंट इन इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो अगर मैं ट्रीटमेंट इन इंडिया के बारे में बात करूं, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अगर आपका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया जाए, ठीक है? अगर आपका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया जाए, ठीक है? या ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयर ओन्ड हॉस्पिटल, अगर आपका इन तीन में से कहीं ट्रीटमेंट कराया जाए तो इट इज गोइंग टू बी फुली एग्जेम्प्ट। ये मेरा फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है? हाउएवर बाकी केसेस में
it is fully taxable. बाकी केसेस में it is fully taxable. So for medical facility आपका ट्रीटमेंट या तो इंडिया में हो सकता है या फिर आउटसाइड इंडिया हो सकता है। अगर आपका ट्रीटमेंट इंडिया में हो रहा है तो आपको देखना है कि क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है। अब जैसे हम सब लोग दिल्ली के ही हैं, तो मैक्सिमम लोग दिल्ली नोएडा के, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या है, जैसे एम्स, जीटीबी हॉस्पिटल, दीज आर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो हमें देखना है कि क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है। तो इफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, सो इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। देन मुझे साथ में ये भी चेक करना है कि जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, जैसे आपको पता होगा एक हॉस्पिटल है कॉल्ड सर गंगाराम या फोर्टिस एक्सेट्रा, सर गंगाराम हॉस्पिटल, फोर्टिस एक्सेट्रा, ये क्या है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल है। ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट आपका इस हॉस्पिटल में हो रहा है, या ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयर ओन्ड हॉस्पिटल। एम्प्लॉयर ओन्ड हॉस्पिटल कौन सा हो गया, जैसे टाटा मेमोरियल कैंसर कैंसर इंस्टीट्यूट, किसी ने सुना है? टाटा का खुद का कैंसर इंस्टीट्यूट है, यस राइट? मैम, मुंबई में है। हाँ। सो ये क्या है, अगर मैं टाटा की कंपनी के लिए काम कर रही हूँ, भले ही मैं टाटा मोटर्स के लिए काम कर रही हूँ, ठीक है, तो ये तो मेरा एम्प्लॉयर का खुद का ओन किया हुआ हॉस्पिटल है, राइट? तो अगर मैं इनमें ट्रीटमेंट कराता हूँ या कराती हूँ तो ये फुली एग्जेम्प्ट है, और अदर केसेस में ये फुली मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आती है आउटसाइड इंडिया की बारी, कि आप लोग आउटसाइड इंडिया गए ट्रीटमेंट कराने के लिए। ठीक है, आउटसाइड इंडिया में बेसिकली हम क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं वेदर। देखो, 3 टाइप के आपको बेनिफिट मिलेंगे एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर मुझे मेरा एम्प्लॉयर मेरे एक्सपेंसेस बियर कर रहा है फॉर द आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट, सो ऑब्वियसली दिस इज वन बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, राइट? सबसे पहले तो इलाज का ही पैसा देगा। सेकंड, बेनिफिट ऑफ स्टे, रहने का पैसा देगा और जाने का पैसा देगा, राइट? बेनिफिट ऑफ ट्रैवल। तो अगर मैं ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया के बारे में बात करूं, सो देयर वुड बी 3 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स व्हिच एन एम्प्लॉय कैन गेट। One is your benefit of treatment, second is your benefit of stay, and third is your benefit of travel. So benefit of treatment और benefit of stay में हमें क्या करना है, आरबीआई की ना कुछ लिमिट्स होती हैं। आरबीआई की ना कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे करंटली, जैसे लेट्स से $250,000 है, आप इससे ज्यादा पैसा बाहर नहीं भेज सकते। तो उस लिमिट्स के अंदर अगर आपने ट्रांसफर कराया पैसा, सो इट इज एग्जेम्प्ट। बेनिफिट ऑफ ट्रैवल में ये फुली एग्जेम्प्ट होगा इफ जो एम्प्लॉय है उसका ग्रॉस टोटल इनकम बेनिफिट ऑफ ट्रैवल में, जो ट्रैवल का बेनिफिट है वो फुली एग्जेम्प्ट तब होगा अगर एम्प्लॉय है उसका ग्रॉस टोटल इनकम इज अप टू 2 लाख रुपीज, अदरवाइज फुली टैक्सेबल। ठीक है, आपका जो एम्प्लॉयर मेडिकल इंश्योरेंस पे करता है, फुली एग्जेम्प्ट, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। ठीक है, और जब मैं ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रही हूँ, तो ट्रीटमेंट क्या सिर्फ एम्प्लॉय का होना चाहिए? द आंसर इज नो।
ट्रीटमेंट कैन बी फॉर खुद का आप कर सकते हो, स्पाउस का कर सकते हो, ठीक है, चिल्ड्रन का कर सकते हो, एंड डिपेंडेंट रिलेटिव का कर सकते हो, जिसमें आपका मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप बाहर भेज रहे हो स्टे करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, तो ये benefit of stay and travel is only for one patient and one attendant. ऐसे नहीं कि आप पूरी दुनिया लेके चले जाओ साथ में, कि चलो नेबर्स एम्प्लॉयर खर्चा उठा रहा है, आप लोग भी चलो, आप लोग भी चलो, ऐसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये जो बेनिफिट है वो सिर्फ एक पेशेंट और एक अटेंडेंट के लिए ही होगा और किसी के लिए नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, प्लीज टेल मी। Yes, ma'am. ओके, मैम आई हैव अ डाउट। ये मेडिकल क्लेम्स है तो मोस्टली बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपका रिम्बर्स करती हैं, राइट, मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिसिन एक्सपेंसेस, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द इनवॉइस वी शेयर्ड विद देम। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? आर दे आल्सो टैक्सेबल अमाउंट? अगर वो रिम्बर्स कर रही है तो वो बेसिकली आपका टैक्सेबल होना चाहिए। कि मोस्टली करती है एमएनसीज एंड अदर कंपनीज, आप बिल देते हो रिम्बर्स करते हैं। तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम से भी कई बार रिम्बर्स करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम में ना दो चार ऑप्शन होते हैं कि बिल सबमिट करोगे तो पैसा मिलेगा, इस टाइप से। तो वो फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में आ रहा होगा, इसलिए वो टैक्सेबल नहीं हो रहा होगा। ओके। एनीवन एल्स, किसी और का कोई और क्वेश्चन? ठीक है, अब हम कर रहे हैं लोन्स एंड एडवांसेस। So loan given by employer to employee. कई बार जो लोन है वो आपका जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को दे देता है एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। So sometimes loan is given by your employer to employee at concessional rate of interest or without rate of interest, okay. So for example, let's say, take this example, set India Biz. They are your employer, and let's suppose they have given loan to you, to an employee. And let's say the loan amount is 1 lakh rupees. Now, employee को जो लोन दिया, हो सकता है इंटरेस्ट मेरा 0% हो, केस 1, मतलब मैं 0% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ एम्प्लॉय से, एंड देन एम्प्लॉय कैन गिव बैक दिस 1 lakh rupees only to me. केस 2, इंटरेस्ट है लेट्स से 4% का, वेयर एज मार्केट रेट है लेट्स से 15% का.
तो दैट मीन्स कैन यू सी 11% का बेनिफिट हुआ एम्प्लॉय को, 11% का बेनिफिट हुआ एम्प्लॉय को, राइट? तो एक सिनेरियो ये हो सकता है। अब इस केस में हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो होगा लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय SBI इंटरेस्ट रेट माइनस actual interest rate. Loan amount multiplied by SBI interest rate minus actual interest rate. Okay. So this is going to be my taxable amount. So as you can see, जैसे मेरा यहाँ पे लोन अमाउंट है 1 लाख रुपीज का, let's say SBI का इंटरेस्ट रेट है 15% माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है मैंने 4% बेसिकली रिकवर किया. So 1 लाख का 11% would be 11,000. This is going to be my perquisite value which we need to add. Is that clear to every one of you? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Please tell me. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Please tell me. Yes, ma'am. Okay. Perfect. Now, do you all have any questions इसमें? किसी की कोई क्वेश्चन हो या कुछ हो? Ma'am, gift section में I have a question. Yes. If company is providing vouchers, right, Amazon voucher to employee, then how the tax treatment will be done? Because client is redeeming just a voucher, right? That amount is not in his account. So how that amount is taxable or it is exempted, whatever be the case? तो गिफ्ट वाला भी हमने किया है ना? So it includes voucher as well. So if the voucher value exceeds 55,000 rupees basically for the whole financial year, ये whole financial year का लिमिट है. सपोज करो एक बार 2000 मिला, एक बार 2000 मिला और दूसरी बार भी 2000 मिला तो 6000 हो गए, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So it is exempt if the gift value is up to 5,000 rupees and taxable if the gift value exceeds 5,000 rupees. Clear है ये query? So मैम वो सैलरी स्लिप में एंट्री रहता है इस चीज का कि वाउचर गिवन टू एक्स एम्प्लॉय एंड देन उस बेसिस पे होगा, क्योंकि वाउचर तो रिडीम अमेज़न पे जाके हो रहा है, वो अमाउंट तो हमको क्रेडिट नहीं हुआ ना. मेरा वो क्वेश्चन है. सैलरी स्लिप में नहीं आता, जब हम टैक्सेबल निकालते हैं ना, जैसे आप लोगों का भी कोई ना कोई एम्प्लॉय पोर्टल बना हुआ होगा. हाँ. आप लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, सरल या कौन सा? एम्प्लॉय वाला या ग्रेटी HR या कौन सा यूज कर रहे हो? जोहो पीपल्स. जोहो का पेरोल यूज कर रहे हो आप? हाँ. हाँ, ठीक है. तो जोहो के पेरोल में भी अगर आप देखोगे एक पॉइंट वो आता है जहाँ पे एक तो आती है आपकी सैलरी स्लिप जो आप निकाल सकते हो, ठीक है. एक दूसरा आता है कि एक कंप्यूटेशन आ रही होगी आपके जोहो के पेरोल पे अलग से सेक्शन में, तो उस कंप्यूटेशन में ये परक्विजिट मेरा ऐड हो जाता है वाउचर वाला. ओके. ठीक है. हाँ, थैंक यू. डू यू ऑल हैव एनी अदर क्वेरीज? चलिए अब हम एक और टॉपिक लेते हैं विच इज माय लीव सैलरी एनकैशमेंट. ठीक है. Now when it comes to leave salary encashment, listen to me very carefully. What is my leave salary encashment? जैसे आप लोगों ने भी मुझे एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो तो. क्या बताई थी मुझे? कि आप लोगों को जैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 है तो उसके एक क्वार्टर में, जैसे जो अप्रैल 25 से स्टार्ट हुआ खत्म होगा अप्रैल में, जून 25 में आपको कितनी सिक लीव और वो सब मिलती है, एक बार बताना, एक बार रिपीट करना. आई फॉरगॉट. मैम 2 sick, 2 casual 2 sick leaves and earned leave 1.5. 2 casual leaves and 1 EL, राइट? Yes. सबको पता है कि इंफॉर्मेशन ये हमें मिलता है, राइट? यस मैम. तो अब इस केस में ठीक है, मुझे पूरे क्वार्टर में मिली 2 sick leaves, 2 casual leaves and 1 EL.
इस केस में इन दोनों को तो भूल जाओ, ठीक है, सिक लीव्स एंड कैजुअल लीव्स, इनका तो कोई पैसा आपको नहीं मिलता, बट ईएल का पैसा आपके पास आ जाता है, राइट? दैट मीन्स आपकी ये जो लीव सैलरी है इसको आप एनकैश करा सकते हो, यू कैन इजिली एनकैश द सेम. So what is my leave salary encashment? It is basically encashment of unutilized leave. It is basically encashment of unutilized leave. ये जो भी आपको अमाउंट मिलता है ना लीव सैलरी एनकैशमेंट का, it is exempt under section 1010 double E. ठीक है, it is exempt under section 1010 double E. और इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लीव सैलरी एनकैशमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलती है, मतलब व्हेन यू आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तब आपको मिल रही है विद ड्यूरिंग योर टेन्योर, इन दैट केस इट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज. अगर आपको ये ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इन दैट केस इट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है. हाउएवर, अगर ये आपको मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, अगर ये आपको मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, in that case in that case it is exempt under section 1010 double E, and this section says that if this leave salary encashment received by government employees, then it is fully exempt. If it is received by government employees, then it is fully exempt. And if it is received by non-government employee, जैसे हम जैसे हो गए प्राइवेट सेक्टर वाले, ठीक है, तो उस केस में जो exempt अमाउंट होगा this exempt amount would be leave credit multiplied by average salary per month. Second, ten months multiplied by average salary per month. Third, actual amount received, compare it with actual amount received. And fourth is maximum 25 lakh. Okay. Whichever is lower, is going to be your exempt amount in case of non-government employees.
Now the question comes, what does this average salary per month means? ठीक है. Average salary per month means average basic salary of last 10 months average day in terms of last 10 months turnover commission last 10 months. ये ठीक है. So this is my average salary per month, which we will consider. Leave credit is basically leaves allowed minus leaves taken. ठीक है. तो आपको कितनी लीव्स अलाउड है? जैसे इस आपके केस में अगर हम देखें तो 1 अर्न लीव इन अ क्वार्टर. सो बेसिकली 4 ही लीव्स अलाउड है आपको, अगर आप देखा जाए तो, है ना? यही तो चीज है. ईएल की अगर मैं बात करूं तो पूरे साल में आपको 4 ईएल मिली है. ठीक है. बट लेट्स से जो आपको लीव्स मिली है ईएल किसी को लेट्स से 40 ईएल मिली है. ठीक है. 40 ईएल, उसमें से आपने 10 ईएल हमेशा ले ली, तो आपका लीव क्रेडिट हो गया 30 का. बट ये बोला गया है कि जो लीव्स अलाउड है ना, वो मैक्सिमम मैक्सिमम जो ईएल आपको मिल सकती है वो 30 मिल सकती है. ठीक है. सो 40 को कैंसिल करके 30 माइनस 10 करेंगे, विच वुड बी 20. सो लीव क्रेडिट वुड बी 20 in this case. So leaves allowed हमारा जो होगा वो होगा मैक्सिमम 30 days for every completed year. जो leaves allowed होगा वो होगा maximum 30 days for every completed year. Is that clear to every one of you? Yes, ma'am. ठीक है. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए. मैम एक बार इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या? जैसे कि अगर मान के चलिए 30 डेज है एक साल में कंप्लीटेड ईयर, और 35 ईयर्स के लिए वो वर्किंग है, तो वही मल्टीप्लाई कर देंगे ना बस, अगर हुआ तो. एग्जैक्टली. क्वेश्चन है मेरे पास, इसे जस्ट लेट मी शेयर द क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू. Sharing one question with all of you, just kidding. So let's say I have shared one question. So let's read this question. Mr. Sharma, who worked in ABC Private Limited for 22 years, retired on 31st December 2024. At the time of retirement, he had 285 days of EL to his credit. मतलब उसके पास अभी जो क्रेडिट लीव क्रेडिट पड़ा है वो 285 डेज का पड़ा है. ठीक है. As per company policy, he is entitled to accumulate up to 300 days of leaves. 300 days of leaves का मतलब कितना है? अगर मैं 22 years के बारे में बात करूं तो विद इन दी हमारा लिमिट ही है. ठीक है. His salary details for the last 10 months before retirement are, his salary details is also given. He received a leave salary encashment amount of 4,75,000 at the time of retirement. You need to calculate the taxable portion of leave encashment received by Mr. Sharma under the Income Tax Act 1961. Okay. As in this case, you can see the leave encashment which you have received is of 4,75,000.
then you need to reduce exemption under section 1010AA. This exemption is basically lower of 4 items, and the 4 items are this: leave credit multiplied by average salary per month, 10 months multiplied by average salary per month, actual amount received, and maximum 25 lakh. Leave credit multiplied by average salary per month. ठीक है. Can you please tell me what is my leave credit here? 285 days only, right? मैम आपने ना एक अभी बोला था कि हम विद इन लिमिट है, तो आपने 22 इयर्स मल्टीप्लाई बाय 30 किया था आपने. मैंने बेसिकली ऐसे किया था, रुको देखो, मैंने ये किया था कि जैसे उसने बेसिकली 22 इयर्स काम किया है, तो हाँ. 22 मल्टीप्लाई बाय 30, टोटल हमारा 660 होना चाहिए. राइट मैम. मैक्सिमम वो 660 ले सकता है ना, और यहाँ पे हाँ. लीव क्रेडिट 285 है, तो विद इन द लिमिट है. ठीक है. ठीक है. ठीक है, तो ये मेरा 285 डेज हो गया. ठीक है, अब आता है मेरा एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स. मेरा बेसिक सैलरी है 45,000 रुपीज पर मंथ. 10 मंथ्स का ये होगा तो एवरेज इसका इतना ही आएगा, 45,000 ही आएगा. डू यू एग्री? यस मैम. फिर मेरा डीए भी है. डीए मुझे सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लेना है, पर यहाँ पे तो मेरा पूरा ही डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है. तो देयरफॉर 15,000 रुपीज पर मंथ. ये भी 15,000 रुपये आ जाएगा. एचआरए हमारा आता नहीं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमारा आता नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे सैलरी पर मंथ का डेफिनेशन है वो एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स है एंड एवरेज इन टर्म्स ऑफ लास्ट 10 मंथ्स है. ठीक है, और टर्नओवर कमीशन है, तो टर्नओवर कमीशन तो गिवन नहीं है, तो उसको इग्नोर कर देंगे. तो मेरा जो एवरेज सैलरी आएगा वो आएगा 60,000. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 60,000. अब देखो एक चीज एग्री करोगे, ये तो 60,000 ये पर मंथ है, ये डेज है, तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ. अगर ये पर मंथ है तो मल्टीप्लाई भी पर मंथ से होना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम. तो देयरफॉर अगर मैं देखूं इसको तो 285 डिवाइड बाय 30 कर दूं, चल जाएगा, पर मंथ आ जाएगा एक तरीके से. यस मैम. तो 285 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 60,000, सो ये आएगा मेरा 5,70,000. सेकेंड इज मेरे को 10 मंथ से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ लास्ट 10 मंथ्स की बेसिकली. तो 10 ये भी मंथ वाला है और ये भी 60,000 भी मंथ वाला है, 6 लाख रुपीज हो गए. ठीक है. थर्ड इज लीव एनकैशमेंट रिसीव. वो है 4,75,000. फोर्थ इज मैक्सिमम इज 25 लाख. तो 25 लाख आपने रखा, तो विच एवर इज लोअर इज बेसिकली 475, राइट. तो 4,75,000 को हम माइनस कर देंगे. मेरा टैक्सेबल अमाउंट तो 0 आएगा, एग्जेम्प्ट मेरा 475 ही आया. इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? यस मैम. किसी और के और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज टेल मी. मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि वर्किंग डे क्यों नहीं लेंगे? 30 डे ले रहे हैं तो वर्किंग डे ले सकते हैं ना, कि 26 डे वर्किंग डे या अप्रोक्स, जैसे हमारा 31 डे भी होता है, 30 डे भी होता है, तो हमने 30 ही क्यों लिया? 30 डेज आप ऑन एन एवरेज आपका 30 का निकाल लिया ना मैंने. 31 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट 31 का 30 लेते हैं नॉर्मली. मैम वर्किंग डे से भी डिवाइड कर सकते हैं क्या, कि 4 डे जैसे संडे वगैरह होता है छुट्टी, तो वर्किंग वर्किंग डे से नहीं कर सकते क्योंकि ये पर मंथ है ना. ठीक है मैम. तो सैटरडे संडे को भी तो सैलरी मिल ही रही है ना 60,000 रुपए की, ठीक है ना. जी. हाँ, ओके. किसी और का और कोई क्वेश्चन तो प्लीज टेल मी. तो कमीशन हेड आपने बताया हुआ है इसमें. हेलो. हाँ जी. That include that annual bonus also, right? Or Commission is not, it is only turnover commission. so basically this will only be given to sales person, Ex- right? Incentive. Yes, दोनों को मिलेगा. हाँ जी.
सेल्स के अलावा तो बाकी लोगों को तो इंसेंट वो मिलता है मैम, बोनस जनरली। हाँ जी, हाँ सो दैट दिस क्लॉज इज ओनली फॉर कमीशन, दैट इंसेंटिव बेस्ड एम्प्लॉय जो है उनके लिए। हाँ जी, हाँ जी। किसी और का और कोई क्वेश्चन? मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जो लोन 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 अगर एम्प्लॉयर से लेते हैं और वो किसी मेडिकल रीजन से है, तो उस केस में मतलब आपने कहा था ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई वाला हम लेंगे, तो भी हमें वो लगेगा ही टैक्स जो एक्स्ट्रा होगा? मेडिकल रीजन से है, जैसे कैंसर वगैरह जैसी वैसी बीमारी जो जिसका इलाज है बट इतना नहीं है, वो थोड़ी सी ज्यादा वैसी बीमारी है, उनके लिए हमारा टैक्सेबल नहीं होता। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल हार्ट पेशेंट है, तो हार्ट पेशेंट आजकल नॉर्मल अगर अगर आपने किसी के लिए थोड़ा वो छोटी मोटी बीमारी के लिए कोई ऐसी ऑपरेशन है उसके लिए लिया है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चन? चलिए, टेक केयर एवरीवन, प्लीज लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन।